Am I audible? Am I audible? आप लोग आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ यार हाँ आवाज आ रही है? यस सर। आप एक ही और बताना कि क्या बोलते, पेन से जो मार्क कर रहा हूँ मैं, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे जो पेन से यस मार्क, सर, आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर एनालिसिस। एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारा पहला लेक्चर है ये, ठीक है। आपने इससे पहले क्या डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सर हेलो, आपने क्या, आपको इंग्लिश में मैं कन्वर्सेशन करूँ या हिंदी में भी ठीक है, दोनों चलेगा। लैंग्वेज कौन सा रखना है पढ़ाने का, हिंदी रखे इंग्लिश रखे, दोनों को मिला के रखे? दोनों चलेगा सर। दोनों मिक्स करके सर, दोनों हेलो, दोनों सर। मिला के चलाइए तो अच्छा रहेगा। दिक्कत नहीं ना है? आवाज आई ना। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला लेक्चर है। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। मैंने पीएचडी किया है एनआईटी पटना से और एमटेक भी एनआईटी पटना से है। तो पहला जो हमारा कंटेंट होगा इस लेक्चर का वो कुछ इस तरह से होगा। इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, सिलेबस से आपको इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एनालिसिस की, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों करते हैं, क्यों सीखते हैं। फिर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, क्या नहीं है, और किस तरह का सपोर्ट कंडीशंस होता है, यानी अलग अलग तरह के सपोर्ट कंडीशन। इनमें से कुछ भी आप पहले से जानते हो तो आप बता दें मुझे। हाँ मंडे को आ जाएंगे। इसमें से आप कुछ भी पहले से जानते हो तो आप मंडे को बता आके दीजिए। क्या करेंगे भाई? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानते हैं सर। और डिटर्मिनेट क्या होता है वो भी जानते हैं। अच्छा अच्छा। आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस वन पढ़ा है क्या? हाँ अच्छा, सर, न्यूमेरिकल बनाए थे पिछला सेमेस्टर में थोड़ा सा। पिछले सेमेस्टर में न्यूमेरिकल बनाए थे, तो क्या क्या पढ़ाए थे, पढ़े हाँ थे? जाओ रूम आराम करो, ठीक। तो आपको डिटर्मिनेशन इनडिटर्मिनेशन आता है निकालना? हाँ सर, वो फॉर्मूला नहीं है सर, जॉइंट और ट्रस वाला। हाँ, n इक्वल टू, m सॉरी इज सर, इक्वल टू, हाँ बोलिए बोलिए। 3j माइनस, सर भूल गए सर, सॉरी। ठीक है, एक आपने ट्रस पे निकाला है, बीम पे निकाला है, आप टोटल फ्रेम पे निकाला है? नहीं सर, ट्रस पे निकाले थे। अब सिर्फ ट्रस्ट था सर। नहीं पढ़े अच्छे से सर। हाँ स्टार्टिंग से पढ़ाइए ना। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट बता देता हूँ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा क्या बोलते हैं रिव्यू कर लेंगे कि किस तरह से हमें डिटर्मिनेसी निकालना है और इनडिटर्मिनेसी निकालना है। ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको उस पर दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं अगर बने तो आप उससे आप दोबारा पूछिएगा, ठीक है। ओके सर।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है। ये पहला जो हम लोग जो मॉड्यूल है उसमें हम लोग जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो स्ट्रेन एनर्जी पे बेस होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी एनर्जी बेस्ड प्रिंसिपल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैस्टिलियानो थ्योरम पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ेंगे, यूनिट लोड मेथड पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सीखेंगे कि अलग अलग तरह का जब लोड कंडीशन होगा कि मूविंग लोड लगेगा तब हमारा इन्फ्लुएंस लाइन कैसा बनेगा, और अगर स्टैटिक लोड रहेगा तब हमारा किस तरह से आईएलडी बनेगा। आईएलडी बनाने का पर्पस क्या होता है कि आईएलडी बना के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जिससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप कोई भी लोड लगाते हैं उस लोड का मैक्सिमम इफेक्ट उस स्ट्रक्चर के किस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप एक ट्रस बना रहे हैं, तो ट्रस का जब आप आईएलडी बनाते हैं किसी भी लोड के केस में, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो शियर फोर्स होगा वो कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका कहां पर मैक्सिमम होगा। इस चीज को देखने के लिए हम लोग आईएलडी बनाते हैं। आईएलडी बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप होता है कि ग्राफिकली बनाते हैं, ग्राफिकली बनाने के लिए हम लोग मूलर ब्रूसवेल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि हम लोग न्यूमेरिकली बनाते हैं उस चीज को। तो दो तरह से हम लोग आईएलडी बनाते हैं। आईएलडी बनाना हम लोग दोनों का सीखेंगे, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। फिर हम आएंगे एनालिसिस ऑफ बीम और फ्रेम पे कि बीम का और फ्रेम का हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। उसमें हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ेंगे और मोमेंट एरिया मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थ्री मोमेंट इक्वेशन जो कि हम लोग कंटिन्यूअस बीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कंटिन्यूअस बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम क्या होता है कि एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर रहता है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें कि तीन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सपोर्ट रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस बीम होता है। तो कंटिन्यूअस बीम के केस में हम लोग पढ़ेंगे थ्री मोमेंट इक्वेशन। अभी इस तरह से पोर्टल फ्रेम और कैंटिलीवर मेथड भी पढ़ना है हम लोग को। ये सब आपका सिलेबस है, ठीक है। तीन तरह का बुक है, आप पढ़ सकते हैं। CS रेड्डी है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, RC हिबलर है और CK वांग है। ये बुक आपके पास होगा शायद हिबलर का। इसमें से कोई बुक है आपके पास? नहीं सर, कोई बुक नहीं है सर। नहीं है सर। तो आप स्ट्रक्चर पिछले साल कौन से बुक से पढ़े थे? सर मैकेनिक्स में ही स्ट्रक्चर था सर। मैकेनिक्स में स्ट्रक्चर था तो आप, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल होगा तो आप एक ग्रुप बना लीजिएगा। मैं उस ग्रुप पे कुछ फोटोज डाल दूंगा पेजेस के, PDF कन्वर्ट करके आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो कौन से ग्रुप पे डालना है? जो आपका जो 4th सेमेस्टर का ग्रुप है उसी पे डालना है फोटोज? हाँ हाँ, उसी में डाल दीजिएगा सर। ठीक है सर इसी ग्रुप में डालिएगा। सर हाँ एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। सर बोल रहे हैं ना कि इसमें, बोलिए। हेलो हेलो विशाल सर। हाँ बोलिए। बोल रहे थे जितने भी आपके नोट्स या जो भी आपको सेंड करना है इसी ग्रुप में आपको सेंड करना है, ठीक है। ठीक है। और सर आप मुंगेर के टीचर हैं। हेलो, बाकी बच्चे जितने भी हैं वो अपने म्यूट को रखें, सर को डिस्टर्ब नहीं करो। तुम लोग वीडियो ऑडियो सभी ऑन करके रखे हो। सर आप सेटिंग थोड़ा कर लीजिएगा कि ऑल स्टूडेंट शुड बी म्यूट, ठीक है। आप अपने सेटिंग्स ऑप्शंस में जाके सभी बच्चे को आफ्टर क्लासेस जो पूछना होगा इन लोगों को तो डाउट इनका क्लियर कीजिएगा। ड्यूरिंग क्लासेस आप कंटिन्यू पढ़ा दीजिएगा, ठीक है सर। और डिस्टर्ब कोई ना करे तो वो ध्यान दीजिएगा। कोई करता है तो फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और सभी बच्चे अपने नेम एंड रोल नंबर मेंशन कर लें, ठीक है। नेम एंड रोल नंबर मेंशन कर ले सभी, ठीक है सर। ठीक है सर, कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, ठीक है, ऑल ओके। क्लास स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है। यस तो सर। तो पहला हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा अपने अगल बगल में। स्ट्रक्चर तो आपने अपने अगल बगल में देखा ही होगा। स्ट्रक्चर से आप क्या जी सर।
एग्जाम्पल बताइए स्ट्रक्चर का। सर बीम स्ट्रक्चर सर, क्या? बीम स्ट्रक्चर, इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर या बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर। हाँ ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर हुआ, ब्रिज इंजीनियर, ब्रिज स्ट्रक्चर हुआ, पानी का टंकी जो Yes, होता sir. है जो आपके अगल बगल में लगता है वो भी एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से आप टावर वगैरह सर। ठीक है, बहुत तरह के स्ट्रक्चर आपने अगल बगल देखा होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो बड़ा बड़ा टावर लगता है वो भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही है। टेलीफोन का जो टावर लगता है वो भी स्ट्रक्चर ही है। यानी कि जो भी चीज आदमी बनाता है जिससे क्या बोलते हैं एक फाउंडेशन पे बनता है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं? कोई कारण तो होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर का क्यों एनालिसिस करते हैं। झूठ मूठ का हम क्यों टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट अलग से पढ़े। तो इसका एक कारण होता है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सर। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। और लोड सर हम लोग मतलब उस स्ट्रक्चर पे कितना लोड दे सकते हैं? सबसे स्टार्टिंग से हम लोग आते हैं, इंडिटरमिनेसी और डिटरमिनेसी वगैरह चेक करते हैं। वो तो बात की चीज है, सबसे लास्ट में उसको हम डिस्कस। सबसे पहला बेसिक अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कहाँ पर? सेफ्टी के लिए सर। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे कहाँ पर? जमीन पे? यस सर, सॉइल में। कहीं भी बनाएंगे तो कहीं तो उसका फाउंडेशन पे बनाइएगा ना। यस सर। तो जो स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है, जो स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है, वो लोड हम पूरी तरह से उस फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, पहले तो वो चेक करना हमको। यस ठीक सर। है, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, वो पूरे स्ट्रक्चर पे आपका 10 टन का लोड जा रहा है। ठीक है, उस पे आपने 4 कॉलम बनाए हैं, तो 4 कॉलम पे हर एक कॉलम पे कितने का लोड आया? 2.5 टन का। वो 2.5 टन का लोड किसी एक पर्टिकुलर फुटिंग से जाएगा। फुटिंग का मतलब होता है जो नींव होता है ना, नींव, जैसे फुटिंग होता है कि आप जिस पांव पे खड़े हैं, पांव का जो तलहटी होता है आपके, जो नीचे का जिस पे आप खड़े होते हैं उसको कहते हैं फुटिंग। वैसे ही जो बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग का भी नीचे का जो तलहटी रहता है जिसपे वो बिल्डिंग क्या बोलते हैं इन कांटेक्ट है किसके? सॉइल के, उसको कहते हैं फुटिंग। उसी फुटिंग से वो लोड ट्रांसफर करेगा सॉइल पे। तो अगर जो आपका हर एक कॉलम में जो 2.5 टन का लोड आ रहा है, तो वो 2.5 टन का लोड तो कॉलम के थ्रू तो आ रहा है, वो पॉइंट लोड की तरह, पर जब वो फुटिंग पे जब आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लीजिए कि आपका फुटिंग का एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2.5 टन का आपका लोड आ रहा है, तो 2.5 टन का लोड गया 10 मीटर स्क्वायर के फुटिंग से, यानी कि 0.25 टन पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इस चीज को। ये आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है, इस पे आपने 4 फुटिंग रखा है, 1 2 3 4, ये 4 फुटिंग है। ये चारों फुटिंग आपका ग्राउंड पे टच कर रहा है। ठीक है, ये सब सॉइल पे रेस्ट किया हुआ है। ये पूरे स्ट्रक्चर पे आपको 10 टन का लोड है। ठीक है, और ये जो फुटिंग है, ये फुटिंग का जो एरिया है, एरिया ऑफ फुटिंग दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ फुटिंग है आपको, हर एक एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का। तो 10 टन का लोड आपको गया है 4 कॉलम से, तो यानी कि 2.5 टन आपको लोड आया हर एक कॉलम पे। अब ये 2.5 टन का जो लोड है ये हर एक फुटिंग से जा रहा है, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर से जा रहा है, यानी कि 0.25 टन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल जो प्रेशर आ रहा है किस पे? ये आ रहा है सॉइल पे प्रेशर, यानी कि pressure caused due to structure on soil is equals to 0.25 टन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको लोड आ रहा है। मान लीजिए कि आप कहीं पे जिस जगह पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहां पर आपका जो सॉइल है उसका बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। मान लीजिए कि उसका बेयरिंग कैपेसिटी आपको है 0.20 टन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सॉइल का क्षमता जो लोड लेने का है वो है 0.20, पर आप दे रहे हैं उसको 0.25, यानी कि लोड आप उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो सॉइल फेल कर जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स आप बढ़ा देंगे। तो अब क्या हो गया, ये 10 टन का लोड है वो 4 में ना डिवाइड होके मेरा 6 में डिवाइड हो जाएगा।
फिर ये आ जाएगा कुछ वैल्यूज का और कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो सॉइल पे जो बियरिंग कैपेसिटी है वो उसके अंडर में रहेगा, यानी कि उसके बियरिंग कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करेगा। तो पहला तो स्ट्रक्चर एनालिसिस हम इसलिए करते हैं, ठीक है। फिर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों करते हैं? दूसरा केस होता है कि मान लीजिए कि ये आपने एक घर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोटो फ्रेम बना के दिखा रहा हूँ, ये आपने घर बना दिया, ठीक है, समझ लीजिए कि ये घर है, ठीक है, ये घर बना हुआ है। अब मान यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, एक क्या बोलते हैं, दोनों ही तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स रहता है, वर्टिकल फोर्सेस नहीं रहता है अर्थक्वेक के केस में। तो ये स्ट्रक्चर किस तरफ से मूव करेगा? ये स्ट्रक्चर दोनों डायमेंशन में मूव करेगा, यानी कि एक्स में भी मूव करेगा और जेड में मूव करेगा, वाई में नहीं मूव करेगा, दो डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और जेड डायरेक्शन में होगा, पर वाई में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसके कारण से क्या होगा, जब अर्थक्वेक आएगा तो ये स्ट्रक्चर मेरा डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग में मेरा ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, ये इसका इनिशियल कंडीशन था, ठीक है। अर्थक्वेक आने के बाद मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, अर्थक्वेक के पहले मेरा स्ट्रक्चर ऐसे था, अर्थक्वेक आने के बाद मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। तो अब अगर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म किए हुए होते पहले, तो हमको ये पता होता ना कि अगर मेरा अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक के चलते मेरा जो मैक्सिमम फोर्स जो जनरेट होगा स्ट्रक्चर में, उसमें मेरा स्ट्रक्चर कितना डिफॉर्म करेगा इनिशियल कंडीशन से, यानी कि ये जो डेल्टा है, अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा हम पता कर सकते हैं। एक ये काम हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस का कि कितना डिफॉर्मेशन किया उस चीज को पता करने के लिए। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग परफॉर्म करते हैं किसके लिए? स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स जानने के लिए। तो व्हाई डू वी परफॉर्म स्ट्रक्चर एनालिसिस? स्ट्रक्चर एनालिसिस इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि किसी भी केस में जब मेरा लोड एक्सीड करे या अलग अलग तरह के लोड का कंडीशन आने पे मेरा स्ट्रक्चर कैसा रिस्पॉन्स करता है, उसको जानने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और देके समझाता हूं। आपने रूफ ट्रस देखा? रूफ ट्रस, छत के ऊपर एक ट्रस होता है। नो सर। आपने शेड देखा? शेड, रेलवे का शेड देखा है? देखें। यस सर, जमालपुर में है वर्कशॉप। हाँ, तो जो शेड होता है ना, शेड के ऊपर में आप देखिएगा टीन का खपरा लगाया रहता है, टीन लगाया रहता है, टीन, ये टीन के खपरा लगाया रहता है। अब समझिए कि यहाँ पर अगर आपका विंड आ रहा है किसी जगह पे, किसी जगह पे एक्सेस विंड आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक ट्रस लगाया हुआ है। अगर ये विंड से आने वाला फोर्सेस अगर एक्सीड कर जाएगा इसके स्ट्रेंथ के, तो क्या होगा? ये निकल के बाहर चला जाएगा। हेलो, यस सर, चल यस जाएगा। सर। एक सेकंड मुझे ही आप लोग, मेरा पावर ऑफ हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा। एक सेकंड, हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे। व्हाई डू वी परफॉर्म स्ट्रक्चर एनालिसिस? तो कंट्रोल की, तो ये एक टीन का शेड मैंने बनाया था पिछला बार। तो इस पे जो लोड आ रहा है, इस जो ट्रस स्ट्रक्चर बनाया है आपने इस पे जो विंड आ रहा है, इस विंड के चलते कितना फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ये जो आपने यहाँ पे जो रूफ लगाया है, रूफ, ये उस स्ट्रेंथ को बेयर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, इसका चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये सब हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं? तो ये तो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर पे जब कोई चीज का रिस्पॉन्स आता, स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स पता करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं
वी परफॉर्म स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग क्यों करते हैं स्ट्रक्चर का एनालिसिस? क्योंकि स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स पता करने के लिए कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स करेगा, किस कंडीशंस में। अब ये रिस्पॉन्स हम लोग क्यों पता करेंगे? तो स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट किस चीज का होगा? पहला होगा अर्थक्वेक का, फिर होगा किसका? विंड का होगा। विंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है उसका खुद का वेट का भी एक इम्पैक्ट होगा। यस सर। ठीक है, यस सर, उसका खुद का भी होगा। सेल्फ वेट। फिर स्नो लोड होगा। हाँ ठीक है, उसके सेल्फ वेट का होगा। इसको हम लोग डेड लोड भी कर सकते हैं। यस ठीक है, सर। स्ट्रक्चर पे आप भी जाइएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको तो आप भी यूज कीजिएगा। लाइव लोड। ठीक है, उसमें फर्नीचर भी रखिएगा ही, यस सर। फ्रिज रखिएगा, टीवी रखिएगा, तो वो क्या है? वो सब लाइव लोड है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो फर्नीचर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या जो और भी जो अदर सामान इस्तेमाल करते हैं वो सब लाइव लोड आता है, वो कभी भी डेड लोड नहीं आता है। ठीक है, उसको कभी डेड लोड में काउंट मत कीजिएगा। और कौन सा लोड आएगा? स्नो लोड आएगा। ठीक है, और बताओ। तो ये सब है। ठीक है, अलग अलग तरह का जो लोड आएगा, इसके चलते स्ट्रक्चर कुछ रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और उस रिस्पॉन्स का पता करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। तो अब ये रिस्पॉन्स किस तरह से हमको मिलता है? तो रिस्पॉन्स का फॉर्म क्या क्या होता है? एक होता है डिफ्लेक्शन। यस सर। ठीक है, एक होता है बकलिंग। क्या चीज? बकलिंग बकलिंग। ठीक है, तो वो तो डिफ्लेक्शन ही में आ गया तुम्हारा। बकल करेगा तो वो तो डिफ्लेक्शन में दिख जाता है तुमको। उसके अलावा बताओ। स्लोप बनना। ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो दो चीज हो गया, स्लोप और डिफ्लेक्शन। ये दो चीज आपको दिखेगा स्ट्रक्चर में। आपको डिफ्लेक्शन कैसे दिखता है स्ट्रक्चर में? तो एक एग्जांपल दे समझिए कि अगर आपके घर में ये रूफ बना हुआ है, या कोई भी अगर आप कहीं पे आपने रूफ देखा होगा, तो रूफ अगर हल्का सा भी अगर वहां पर डिफ्लेक्शन होगा या हल्का सा भी गड्ढा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको दिख जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये मेरा डिफ्लेक्ट हो गया ये चीज। तो ये आपको दिख जाता है ये स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन। तो जो आप सबसे पहला जो चीज किसी स्ट्रक्चर में नोटिस करते हैं वो उसका स्लोप या डिफ्लेक्शन है। स्लोप तो पहले भी आप नोटिस नहीं कर पाते, पर हाँ उसका डिफ्लेक्शन आपको तुरंत दिख जाता है कि हाँ स्ट्रक्चर अपने पोजीशन से कुछ हल्का हट गया है, या अगर स्ट्रक्चर में सीधा होना चाहिए था तो सीधा ना होके वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ये जो टेढ़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं ये डिफ्लेक्ट कर गया। अब अलग अलग तरह का सपोर्ट कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है, उसको हम जानेंगे। तो हमने यहाँ पे दो चीज समझ लिया कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर समझ लिए कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। आपने बताया कि ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, और भी अलग अलग तरह का आपने स्ट्रक्चर बता दिया। सपोर्ट कंडीशन क्या होता है वो हम लोग आगे देख लेंगे। हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों करते हैं वो हमने यहाँ जान लिया। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग? व्हाई डू वी परफॉर्म स्ट्रक्चर एनालिसिस? अब बताइए। उसका लोड बेरिंग मेजर करने के लिए सर। ठीक है, और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, और उसमें डिफ्लेक्शन पता करने के लिए और स्लोप पता करने के लिए। डिफ्लेक्स यस सर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसमें लोड कौन कौन सा आएगा आपको? सर डेड लोड और लाइव लोड सर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। कोई भी दिक्कत? सर एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर डेड लोड में क्या सर, उसका जो स्ट्रक्चर का खुद का जो लोड रहता है वही डेड लोड होता है क्या सर? डेड लोड वो लोड होता है जो कि समय के संग चेंज नहीं कर सकता है। एग्जांपल सर। उसका मतलब सेल्फ फिक्स लोड होता है ना सर? हाँ, वो उसका हमेशा फिक्स रहेगा, उसका अपना खुद का वेट। स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट। जैसे कि अब तुम कोई ऐसा स्ट्रक्चर मान लो कि तुम ऐसा ही कोई चीज क्रिएट कर दी हो अपने स्ट्रक्चर में, जैसे कि तुमने एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाया,
उसमें तुम लाके फर्नीचर रख दी, कोई ऐसा फर्नीचर ला कर रख दी जो कभी तुम हटाओगे ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो वहां पर वो डेड लोड की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे कि एक रूम बना दिए, रूम में कोई अलमीरा लाके लगा दिए, वो अलमीरा हमेशा ही वहां रहेगा, जब तक वो स्ट्रक्चर है तब तक वो वहीं पे रहेगा, वो कभी अपना पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है ना, टाइम के साथ। तो वो क्या हो गया, वो डेड लोड हो गया। ठीक है, तुम्हारा जो बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग में जो कॉलम लगा हुआ है, वो कॉलम कभी हटा के तुम दूसरी जगह लगा सकते हो? नो सर। हाँ, वो तो वहीं पे रहेगा। नो। यस सर। फिर तो तुम्हारा जो रूफ है, यानी कि जब तुम्हारा जिस फ्लोर पे तुम खड़े रहते हो, तुम उसको चेंज कर सकते हो टाइम के साथ? नो सर। हाँ, ये तो नहीं कर सकते कि हाँ आज हम अपना क्या बोलते हैं फ्लोर यहाँ पर रखते हैं, कल हम वहां पर लगा देंगे, वो हम नहीं कर सकते हैं, तो वो भी फिक्स है। तो जो भी चीज फिक्स है वो डेड लोड में है। ठीक है, जो चीज मूव कर सकता है वो क्या बोलते हैं, लाइव लोड में है। मान लो कि तुम्हारे रूम में आज तुम हो, तुम्हारा भाई है, ठीक है ना, तो तुम लोग क्या हो, लाइव लोड हो। कल तुम्हारे घर में 4 लोग और आ गया, तो वो क्या है, वो 4 लोग का लोड लेगा। तो समय के साथ क्या है, Live आदमी load हो चेंज जाएगा कर रहा है, तो वो लाइव लोड हो गया। ठीक, वो चेंज हो रहा है। आज बरसात आज हो रही है, तो क्या बोलते हैं, वाटर का लोड आएगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्नो है, स्नो का लोड आएगा, पर हमेशा तो स्नो नहीं रहेगा। नो सर। अर्थक्वेक आता है, हर समय नहीं ना आता है, कभी कभी आता है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो एक बार सर 5 दिन लगातार आया था। हाँ, क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं है सर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। सर एक चीज पूछें? पूछो। सर सॉइल बेरिंग अभी बताए थे जस्ट थोड़ा देर पहले, वो 10 टन का लोड 2.5 टन सब में बढ़ गया था ना। हाँ, तो सॉइल बेरिंग कैसे निकालते हैं, कुछ बताइएगा उसके बारे में। जब तुम्हारा सॉइल का सब्जेक्ट आएगा तो बता देंगे। ठीक, अभी नहीं है सर। अभी सॉइल का बेरिंग नहीं पता करना तुमको। सॉइल बेरिंग तुम निकाल ठीक है। सकते हो, ठीक है ना। देखो, सॉइल बेरिंग निकालना कोई बड़ी चीज नहीं, वो तुम निकाल सकते हो, पर जब तुम उसके सब्जेक्ट में उसको पढ़ोगे तो तुम ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारी चीज तुमको जानना होता है कि क्या है क्या नहीं है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है। सॉइल पढ़े हो ना तुम लोग? नहीं, अभी नहीं पढ़े। ठीक है, जिस सेमेस्टर में आएगा उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। नहीं सर, वो ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। तो आपने बताया कि आपने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो आप बताइए कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई एक जन बताइएगा। सर जिसका अननोन रिएक्शन को सर इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर पाते हैं, वो हो जाता है डिटर्मिनेंट सर। डी के 0 रहता है शायद। जिसका क्या बता कर सकते हैं? खोल देंगे पापा ले। अननोन जो रिएक्शन रहता है सर, खोला खोला खोला। हेलो, यस सर, जो अननोन लोड रहता है ना सर, उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं, हाँ, तब हो गया डिटर्मिनेंट। अगर नहीं कर पाएंगे, अगर एक्स्ट्रा इक्वेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो वो इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ तो क्या कहानी आपको पता है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो होता है जिसका हम लोग जो इंटरनल रिएक्शंस है या फोर्सेस है उसको पता करने के लिए हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन दो तरह से होता है, क्या बोलते हैं, दो केस में होता है, एक होता है 2 डायमेंशन में, एक होता है 3 डायमेंशन के केस में। तो अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यहाँ पर अगर ई से डिनोट करते हैं, तो मेरा 3 डायमेंशन के केस में मेरा नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना हो जाएगा? 6 सर। ठीक है, 6 इक्वेशंस हो जाएगा। तो का फोन को चेक कर। अरे तुम लोग अपना म्यूट कर दो जी, जो लड़का है सब काम नहीं है तो अपना म्यूट करो। तो 3 डायमेंशन में है 6 इक्वेशन और 2 डायमेंशन में है नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना? 3। ठीक है, ये पता है। बेजल को तो दो तरह का चीज है, कल को ध्यान दीजिए, हम भेज देंगे, रात ऐसी बोला। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमको एडिशनल इक्वेशन जरूरत पड़ता है किस चीज के लिए, स्ट्रक्चर का इंटरनल फोर्सेस निकालने के लिए। अब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का कुछ फायदा भी होता है, जितना भी आप स्ट्रक्चर अपने आसपास में देखते हैं। एक मिनट, कौन है उसको पहले म्यूट करने दीजिए सर ये सिविल शुभम है। इसको म्यूट कर दो जरा सा।
सर आप ही कर सकते हैं। हम ही कर सकते हैं क्या यार? ये यार इसका हमको कंट्रोल तो पता नहीं कि कैसे कैसे है। तो हम हाँ दिख तो रहा है शिवम म्यूट दिख वो रहा है। कर लिया सर अभी। ठीक है, म्यूट कर दिया। तो इसमें दो चीज है कि जब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जब आप बात करते हैं तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या जितना भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं नॉर्मली आरसीसी का, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट का, आपका बिल्डिंग हो गया, आपके घर का जो वाटर टैंक हो गया, सब का सब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्यों इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? क्योंकि ये जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब भी आप अपना घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं जो कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का होता है, उसमें क्या होता है कि आप जब बीम कास्ट करते हैं, स्लैब कास्ट करते हैं या कॉलम कास्ट करते हैं, वो हमेशा एक बहुत सारा चीज एक साथ ही आप कास्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो क्योंकि ये सारा का सारा जो कास्टिंग होता है ये एक बार में ही होता है, इस कारण से जो स्ट्रक्चर बनता है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना? इसका सपोर्ट कंडीशन इस तरह से होता है कि ये कभी भी जो मेरा डिटर्मिनेट का केस है उसको सब क्या बोलते हैं फुलफिल नहीं कर पाता। तो मोस्ट ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर जो बनता है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो वो फायदा और नुकसान क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, ठीक है? अब इनडिटर्मिनेसी दो कारण से राइज कर सकता है, ठीक है? आपने पहले तो ये बता दिया कि डिटर्मिनेसी क्या होता है, इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। अब इसका कारण दो चीज होता है। पहला तो क्या है कि कुछ कुछ एडेड सपोर्ट कंडीशन हो, एडेड सपोर्ट कंडीशन से या मेंबर से। मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर जो कि आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के केस में सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है? सिंपली सपोर्टेड बीम का ये केस है, दिख रहा है? यस सर। अब ये ए और बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना? इस ए और बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ये क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। यस सर। अब यहां पर हम एक रोलर और लाके लगाते देते हैं, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया, ये यस इनडिटरमिनेट सर। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी कारण से जब हम किसी भी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर देते हैं या एक्स्ट्रा सपोर्ट कंडीशन ले आते हैं या कोई एक्स्ट्रा मेंबर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके कारण से स्ट्रक्चर के जो कंडीशन उसमें चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। पहला तो ये है। और कभी कभी जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर के कारण भी, तो जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर के केस का केस कौन सा हो गया, आरसीसी का केस, ठीक है ना? आरसीसी स्ट्रक्चर इस तरह से ही बनाया जाता है कि जिसमें क्या है कि उसका जो बनाने का तरीका, उस तरीके के कारण क्या होता है, उसमें इनडिटर्मिनेसी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब हम आते हैं डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट का। आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेट वर्सेस इनडिटर्मिनेट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले बता चुके हैं आप लोग कि डिटर्मिनेट कंडीशंस में आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपका सफिशिएंट होता है स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ साथ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस भी चाहिए। कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस वैसा इक्वेशंस होता है जो कि हम लोग उसके अदर फैक्टर्स को लेकर रिलेट करते हैं, जैसे कि आपको डिफ्लेक्शन को रिलेट कर दिए हैं, उसके जो स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन है उसको उसके पहले उसके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले डिफ्लेक्शन से आप उसको इक्वेट करके निकालते हैं। जैसे कि उसका आप डिफ्लेक्शन से उसको आप कोरिलेट करते हैं, तो उसको कोरिलेट करने का जो तरीका है उसको आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और मोमेंट को जो इक्वल करते हैं, यानी कि समेशन ऑफ mx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ my इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fx 0, समेशन ऑफ fy 0 और समेशन ऑफ fz 0। ये हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो गया, उसके डिफ्लेक्शन और स्लोप से कोरिलेट करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हम लोग को एडिशनल इक्वेशन चाहिए। एडिशनल इक्वेशन उतना ही इक्वेशन होता है जितना मेरा एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेट होगा। फिर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में आपका स्ट्रक्चर का कैसा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया रहे, ठीक है? कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स चेंज नहीं करेगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। चाहे आपका स्ट्रक्चर पतला हो चाहे मोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स सेम रहेगा, ठीक है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो रहता है जिसको हम लोग EI कहते हैं,
फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जिसको हम लोग EI कहते हैं, वो EI भी आपको EI का भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, डिटर्मिनेट के केस में। मगर जो बेंडिंग मोमेंट होगा इनडिटर्मिनेट के केस में, और जो शियर फोर्स होगा इनडिटर्मिनेट के केस में, वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यानी कहीं पे अगर एरिया ज्यादा हो गया तो वहां पर वो अलग तरह से बिहेव करेगा, कहीं पे अगर एरिया अलग हो गया तो वहां पर वो अलग तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा चीज, इनडिटर्मिनेट के केस में जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को हम लोग EI से डिनोट करते हैं। जब भी आपने अगर इससे पहले डिफ्लेक्शन अगर पढ़ा होगा, ठीक है, कैंटिलीवर का या सिंपली सपोर्टेड का, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होता है उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं EI से, ठीक है। जहां पर जो ये EI वाला टर्म है यानी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये उसके डिनोमिनेटर में आता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रहता है उसमें अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आता है यानी तापमान में कोई भी बदलाव आएगा तो उसके चलते डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कभी भी किसी तरह का स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी तरह का स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा किसमें, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में टेम्परेचर चेंज के चलते, यानी कि नो स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। मगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई भी चेंज आएगा उसके चलते स्ट्रेसेस आएगा किसमें, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। फिर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे जो लैक ऑफ फिट है, यानी कि अगर आपने जॉइंट बढ़िया से नहीं बनाया है, ठीक है, या जॉइंट को प्रॉपर्ली आपने फैब्रिकेट नहीं किया, तो उसके चलते, या डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसको समझाने के लिए मुझे एक फिर नया स्लाइड खोलना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाया था आपने, ठीक है, ये आपका इनिशियल सपोर्ट कंडीशन है, ठीक, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। कुछ समय बाद टाइम के साथ आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया है, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा आया है यानी अपने पोजीशन से जो नीचे चला गया है वो हो गया आपका डिफरेंशियल सेटलमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले आपका यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर ना हो कि ये थोड़ा नीचे आ गया है, दिख रहा है? यस सर। तो ये आपका थोड़ा नीचे हो गया है, यानी कि अपने इनिशियल कंडीशन से इसका थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया नीचे की तरफ, तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल सेटलमेंट। इसी चीज को कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल सेटलमेंट। अगर इसमें दिख नहीं रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दूसरे जगह बना दूंगा इसको। सर एक क्वेश्चन पूछना था। आप बताइए। सर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ना, उसमें स्ट्रेस के कारण टेम्परेचर क्यों नहीं आएगा सर, मतलब स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा टेम्परेचर के कारण सर? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा टेम्परेचर के कारण सर? देखिए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, ये क्या हो रहा है आपको, ये आपका जो फोर्सेस है वही आपको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज कर रहा है। इसका जो भी इक्विलिब्रियम फोर्सेस है उसी से आप निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब जो टेम्परेचर, अब मान लीजिए कि अगर किसी भी पॉइंट है, अब एक सिंपली सपोर्टेड का केस हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लेके चलते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपको, यस सर। ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज करेगा इसमें तो किस डायरेक्शन में चेंज करेगा? स्ट्रक्चर अगर टेम्परेचर अगर चेंज करता है, इंक्रीज करता है, तो ये क्या होगा आपको, ये आगे फैल जाएगा। यस सर। हाँ, तो स्ट्रेस कहाँ आएगा? स्ट्रेस कब आता है किसी भी बॉडी पे? जब इंटरनली फोर्स लगता है सर। नहीं, स्ट्रेस कब आता है? मान लीजिए कि अभी एग्जाम आ जाए कल, आप स्ट्रेस में आइएगा नहीं आइएगा? यस सर। हाँ, और बोल दिया जाए कि अभी आगे 6 महीना के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, आप रिलैक्स होइएगा नहीं होइएगा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे
तो यहाँ पे ये क्या केस चल रहा है? जी सर बिल्कुल। आपने स्ट्रेस क्यों सेट किया? क्योंकि आपको कोई काम सर करने सच से में रोका गया है, आपको रोका गया है। यस सर, यस सर। जब किसी भी चीज को रोकोगे तभी जाके उसमें स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना? अगर उसको खुला छोड़ दोगे ना तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है? तो जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उसका कंडीशनिंग इस तरह से होता है, उसका वो स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनता है कि उसका कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई मेंबर ऐसा रहता है कि जो कि फ्रीली एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है ना? तो वो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है। मतलब जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होगा। नहीं होगा। तो अपने पहले की एग्जांपल सोचो ना कि तुमको अगर एग्जाम देना है तब तुमको स्ट्रेस है, एग्जाम देना नहीं तो स्ट्रेस नहीं है तुमको। यस सर, यस सर। तो सेम चीज स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होता है कि स्ट्रक्चर में अगर रेजिस्टेंस जब आता है ना, जब स्ट्रक्चर में हम लोग किसी चीज को ब्लॉक करते हैं तभी जाके वो रेजिस्टेंस डेवलप करता है। जो बेंडिंग मोमेंट है, शियर फोर्स, ये क्या है? इसका रिएक्टिव फोर्स है। जब उस पर कुछ लगेगा तभी बेंडिंग मोमेंट आएगा, अगर कुछ लग नहीं रहा तो बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। अगर शियर फोर्स तभी स्ट्रक्चर में आएगा जब कुछ लगेगा। अब लगने का भी केस है, ठीक है ना? कभी कभी आदमी अपने आप भी स्ट्रेस में आ जाता है। अब तुम किसी आदमी को देखते हो, वो बैठे बैठे खुद ही स्ट्रेस में है, उसको कुछ नहीं है फिर भी वो स्ट्रेस में है। यस सर। तो वो क्या है? वो उसका इंटरनल स्ट्रेस। वो इंटरनल स्ट्रेस क्यों आया? वो उसके अपने कारण से आया। वही चीज होता है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट है, स्ट्रक्चर का जो वजन है, वो उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। यस सर, यस सर। तो ये भी समझना कि अब मेरा स्ट्रेस किस लिए आ रहा है। कोई बाहर का चीज है, एग्जाम के चलते स्ट्रेस आ रहा है, हम अपने ही कारण से टेंशन में है। अगर खुद ही अपने ही कारण से टेंशन में हो तो वो तुम्हारा इंटरनल स्ट्रेस है, ठीक है? वो तुम्हारा इंटरनल लोड है। अगर बाहर एग्जाम के चलते आ रहा है तो वो एक्सटर्नल है। तो स्ट्रक्चर में भी जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आता है वो कब क्यों आता है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर के डेड लोड के कारण आता है, उसके लाइव लोड के कारण आता है। अगर सिर्फ डेड लोड के कारण आया तो उसका अपना इंटरनल है, उसके कारण से भी तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस जनरेट होना तो स्ट्रक्चर का नियम है, ठीक है ना? हर स्ट्रक्चर में स्ट्रेस जनरेट होगा, पर वो स्ट्रेस किस कारण से हो रहा है वो फर्क पड़ जाता है, ठीक है? और अगर लाइव लोड से आया तो एक्सटर्नल स्ट्रेस हो जाएगा उसको। हाँ, उसके एक्सटर्नल लोड के कारण से, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण से आया। तो स्ट्रेस क्यों नहीं आएगा? समझ में आएगा? टेम्परेचर चेंज के कारण। यस सर, यस सर। ठीक है। लैक ऑफ फिट भी क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िए सर। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लीजिएगा। एडवांटेज क्या होता है कि अगर जब भी आप आईडीएस मतलब समझ लीजिएगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो एडवांटेज समझ लीजिए कि जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो स्ट्रेस होगा और डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, वो कम होता है, ठीक है? अब इसको एग्जांपल देने के लिए इसका एक एग्जांपल हमको समझाते हैं। हाँ ठीक है, इसका एग्जांपल बताते हैं किस तरह से। जैसे कि ये स्ट्रक्चर क्या है? डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है? डिटर्मिनेंट है सर। हाँ, डिटर्मिनेंट है सर। ठीक है, डिटरमिनेट है ना? यस सर। अब देख लीजिए कि इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, इसका जो डेल्टा आता है, आपने डिफ्लेक्शन पढ़ा है? पढ़ा है यस ना? सर, थोड़ा बहुत सर। तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है? डेल्टा कितना होता है इसका? PL by A। PL by A। यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा? इस एंड पे, फ्री एंड पे कितना होगा? यहाँ पर डिफ्लेक्शन सर कितना? PL स्क्वायर बाई 2EI। PL क्यूब होगा या PL स्क्वायर होगा? यस सर, PL क्यू होगा सर। PL क्यू होगा सर। ठीक है, बाई 3EI। PL क्यूब बाय 3EI। 3EI। ठीक है, ये इसका होगा डिफ्लेक्शन डेल्टा एट सी। ठीक है। अब दूसरा केस, इसी का दूसरा केस,
ये क्या है? इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा सर, हाँ, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा सर। इंडिटरमिनेट इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? इसका सर मान लेते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन x होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, इसमें कम होगा ना डिफ्लेक्शन। पहली बात कि डिफ्लेक्ट करेगा नहीं, करेगा तो ये इसके कहीं इस स्ट्रक्चर के बीच में करेगा, यहां से तो यहां नहीं होने वाला, क्योंकि यहां तो ये मूव करेगा नहीं, इस डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा नहीं, ठीक है। जो भी करेगा यहाँ पर ये कुछ स्लोप वगैरह बना देगा, ठीक है ना। तो ये कैसे रेजिस्ट करेगा? ये कुछ स्लोप बना के रेजिस्टेंस देगा इसको, ठीक है। यस सर। तो जो डिफ्लेक्शन होता है किसी भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, वो कम होता है। ये आपको एग्जांपल से समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? सर हेलो। हाँ बोलो। सर ये डिफ्लेक्शन एक बार फिर से बताइएगा ना, जब सर मतलब पढ़ाइएगा तो। कुछ समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? नहीं, ये सब डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़े नहीं है हम लोग। ठीक है, नहीं बात हम, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अभी फिलहाल समझ लो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे, ठीक है ना, उसमें क्या चीज होगा, उसमें जो स्ट्रेस होगा और जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, किससे? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से। अभी फिलहाल सिर्फ पढ़ लो, ठीक है ना, आगे हम लोग इसको डिस्कस और कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो रिडंडेंट सपोर्ट होता है। रिडंडेंट सपोर्ट हम लोग कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा सपोर्ट आ गया, ठीक है ना। रिडंडेंट सपोर्ट कहते हैं कि मान लो कि तुम्हारे स्ट्रक्चर में डिटर्मिनेट में तुमको 3 ही मेंबर का जरूरत था, पर जब तुम उस मेंबर को इनडिटर्मिनेट बना दी तो तुमको उसमें 4 मेंबर लगा दिए, ठीक है ना। तुम्हारे डिटर्मिनेट के केस में तुम्हारा 3 मेंबर चाहिए था, ठीक है। मगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कब बन गया? जब तुम उसमें 4 मेंबर लगा दिए, ठीक है ना। तो जो ये एक मेंबर जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग कहेंगे रिडंडेंट मेंबर, ठीक है, रिडंडेंट मेंबर, ठीक है, या रिडंडेंट सपोर्ट, या एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाने को भी हम लोग कहते हैं रिडंडेंट सपोर्ट। यानी कि जो भी चीज हम एक्स्ट्रा लगाते हैं उसको हम कहते हैं रिडंडेंट, ठीक है। तो रिडंडेंट सपोर्ट क्या करता है? ये इंप्रूव करता है स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को और उसके जो कोलैप्स है यानी कि उसके फेलियर के चांस को कम कर देता है। किसके कारण से? ओवरलोडिंग के कारण से। अगर तुम्हारा विंड लोड बढ़ गया, तुम्हारा अर्थक्वेक का लोड बढ़ गया, या तुम्हारा डिजाइन में अगर कुछ फॉल्ट हो गया, उस चीजों को कम करने के लिए या उस चीजों को टैकल करने के लिए तुम्हारा जो रिडंडेंट सपोर्ट रहता है वो हेल्प कर देता है। तीसरा चीज क्या है? जब भी तुम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाते हो, तुम्हारा जो भी मेंबर होगा वो पतला होगा, ठीक है ना। तुमको मोटा मोटा और बल्कि मेंबर बनाने का जरूरत नहीं है, तुम पतला मेंबर और सिंपल मेंबर बना के भी तुम्हारा काम हो सकता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है? तुम्हारा स्पेस भी बचता है और तुम्हारा इकोनॉमी भी होता है कि तुम्हारा ज्यादा सामान खर्च करोगे ज्यादा पैसा लगेगा, कम सामान लगाओगे कम पैसा लगेगा। तो मेंबर जो होता है वो थिनर होता है, कब? जब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाते हो। मगर डिसएडवांटेज क्या है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का तुमको एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो कंप्यूटर सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे कि स्टैड प्रो, ये सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। या एक और सॉफ्टवेयर होता है STRUPS, इससे हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ये किस चीज के लिए? इस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है? जो डिफरेंशियल सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी कभी डिफरेंशियल सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट होता है या सेटलमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही कोई गलती के कारण, मान लो कि तुम कोई ढंग से डिजाइन नहीं किए या तुम कोई डिजाइन में गलती कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमको कहीं पे एक जगह पे फिक्स सपोर्ट करना था, इस मेंबर को फिक्स सपोर्ट है सर, फिक्स सपोर्ट है, एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है सर, और रेगुलर सपोर्ट होता है, पैरेलल सपोर्ट। ये क्या टोटल 4th तुम क्या बोल रहे हो राकीब जी?
सर एक्सटर्नल सपोर्ट होता है सर, फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट में सर जो इंडिटरमिनेसी होता है सर, वो टोटल अरे 2 हम वे यहाँ में कुछ होता है। और बता रहे हैं, तुम लोग कहाँ चल जाते हो? इधर रहो, इधर रहो। अरे चुप रहो ना बता रकीब। रहा है या पूछ रहा है? देखो डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर तुम कभी भी स्ट्रक्चर बनाने के दौरान तुम्हारा कोई गलती हो गया, जैसे कि तुमने फैब्रिकेट सही से नहीं किया, या तुम्हारा जो मेंबर है उसमें कोई चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है ना, किस कारण से, टेम्परेचर की चेंज के कारण से, उसके कारण से क्या होता है, तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा लोड आ जाता है या एक्स्ट्रा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है, उस चीज को एक अलग डिसएडवांटेज होता है कभी कभी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के केस में। और जो जॉइंट होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के केस में, उसको फैब्रिकेट करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ये कौन से केस में होता है? जब तुम स्टील स्ट्रक्चर बनाते हो, स्टील स्ट्रक्चर बनाने के दौरान क्या होता है कि उसमें जो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा जॉइंट का जो खर्च आता है ना, उसको बनाने में तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, ठीक है। तो ये कभी कभी दिक्कत हो जाता है। कंक्रीट के केस में कम होता है, पर हाँ स्टील स्ट्रक्चर के केस में ज्यादा दिक्कत आता है जब हम इनडिटरमिनेट के केस में जाते हैं, तो क्योंकि वहां पर तुमको एक्स्ट्रा सपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब हम लोग अलग अलग तरह के सपोर्ट कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला जो आप जो सपोर्ट कंडीशन देख रहे हैं वो कौन सा है? लाइट, देखिए अलग अलग दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार जी, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा ये चार्ट, इसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग है, रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, पिन सपोर्ट दिया हुआ है, फिर फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है। ये वाला सबसे 7 नंबर है फिक्स सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट है 6 नंबर 5 नंबर। ये अलग अलग सपोर्ट कंडीशन है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कोई डाउट? नो सर। सर भेज दीजिएगा सर पीडीएफ दीजिएगा एक सर। बार सर। क्या डिफ्लेक्शन थोड़ा फिर से समझा दीजिएगा सर। डिफ्लेक्शन सर, कल जब स्टार्टिंग से बता दीजिएगा एक बार, क्या चीज? थोड़ा सा मिस हो गया। पूरा जितना बताए हैं अब पूरा थोड़ा दोबारा सा शॉर्ट टर्म में, दोबारा नहीं सर, शॉर्ट टर्म में बता दीजिएगा। छूट गया था थोड़ा सा, बीच से ही स्टार्ट किए थे, मैं पता नहीं था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते, सबको रिवाइज करवा देते, ठीक है। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। यस सर। ये तुम्हारा सिलेबस है, कोड सही है ना जी? यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस है, पढ़ देख लेना, ठीक है। 2 बुक 3 बुक है, CS रेड्डी है, हिबलर है, वॉन्ग है, ये सब देख लेना अपना। अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा दोस्त लोग ही बताया है। 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है सर। पहला क्या होता है? घर का बिल्डिंग होता है, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं वो एक स्ट्रक्चर है। घर के बगल का पानी का टंकी, वो भी स्ट्रक्चर, बगल में जो पुल है वो भी स्ट्रक्चर है सर। ये सब तुम्हारा दोस्ती लोग बताया है। फिर और भी अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारा दोस्त लोग बताया है। फिर अलग अलग तरह का सपोर्ट कंडीशन क्या होता है, तुम में से कोई बता रहा था कि एक फिक्स सपोर्ट होता है, एक हिंज सपोर्ट होता है, एक और क्या होता है जी? 3 सपोर्ट। रोलर। चलो कोई एक जन 3 तरह का सपोर्ट बताओ। रोलर, फिक्स, हिंज। रोलर में कितना होता है? रोलर में कितना रिएक्शन होता है? 1 सर। कहाँ पर होता है? उसका सर वर्टिकल ही हो जाएगा सर। वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। रोलर ऊपर नीचे क्यों मूव करता है? कभी देखो ऊपर नीचे मूव करते हुए, आगे पीछे मूव करते देखो। यस सर। तो जेसीबी में होता है जी। तो किधर होगा? तुम हवाई तुमसे पूछ रहे, रिएक्शन किधर होगा? आगे पीछे होगा या ऊपर नीचे होगा? अभी थोड़ा देर आगे पीछे सर, हॉरिजॉन्टल में होगा। आगे पीछे सर। आगे पीछे होगा सर। आगे पीछे सर वर्टिकली डायरेक्शन में होगा सर जी। वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों होगा? सर आगे पीछे हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल में होगा तो हॉरिजॉन्टल में क्यों होगा, वर्टिकल में क्यों नहीं होगा? सोचो, सबको बताओ। नहीं सर, हॉरिजॉन्टल पीछे कम करो। होगा। आगे पीछे सुनो, एक काम करो, जाना आराम से सोचना कि हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा, और किधर होगा एक पेज पे लिखना, और क्यों होगा वो लिखना, और कल हमको सबमिट करना, ठीक है ना असाइनमेंट में। सर वर्टिकल में होगा। हम बता रहे हैं ना, तुम एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो, लाओ क्वेश्चन लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल में मूव कर जाएगा ना। अरे तुम सुनो ना जी, तुम सब लिखो,
ठीक है डिग्री ना। ऑफ फ्रीडम के कारण होगा सर। अरे रोलर सपोर्ट में रिएक्शन किधर होगा, ठीक है ना, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा सर, रिएक्शन वर्टिकली डायरेक्शन में होगा, इनडिटरमिनेसी ऑफ हॉरिजॉन्टली 0 होगा सर। सर वो तीनों बुक में कौन बुक बढ़िया है? तुम कोई भी बुक पढ़ लो, सब बढ़िया है, लिखने वाला सब बढ़िया ही लिखा है, तीनों में से तीनों बुक बढ़िया है। तुमको जो मिले तुम वो बुक पे लेके पढ़ लो। अर्पित, हाँ पढ़ेंगे तो क्या तो पढ़ोगे एक ही तो, कोई तीनों भी पढ़ बुक लेके लेना पढ़ लो, राकीब। कोई भी बुक लेके पढ़ लो, तुमको न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए बस। चीज समझ जाओगे सब बुक बढ़िया है, चीज नहीं समझोगे तो कोई भी बुक लोगे कोई फायदा नहीं, चीज पहले समझो। तो पहला चीज यहाँ पर समझो कि सुनो, रोलर सपोर्ट में किस तरफ से तुम्हारा रिएक्शन होगा ये बताओ, और क्यों होगा ये बताओ। हमको क्यों जानना है, किधर होगा हमको जानने से मतलब क्यों होगा हमको। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में होगा क्योंकि ओरिएंटल में मूव कर जाएगा रोलर। हाँ सही बोला, इतना सिंपल चीज था। पर इसको लिख के लाना, ठीक है ना, इसको लिख के असाइनमेंट में डालना तुम लोग। हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों परफॉर्म करते हैं, ठीक। एक काम करो तुम लोग, पहले 3 तरह का सपोर्ट कंडीशन लिख लेना, एक न्यूमेरिकल बना लेना असाइनमेंट में। 3 तरह का सपोर्ट कंडीशन, तीनों का रिएक्शन कैसे होता है वो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बना के डाल देना, ठीक है ना, हम देख लेंगे, ठीक है ना जी। जी सर। सर हम लोग मैसेज नहीं कर सकते उसमें? तुम लोग मैसेज नहीं कर सकते हो? सर नहीं सर। तो एक काम करेंगे, सुनो ना, हम एक काम करेंगे, तुम लोग को एक ना गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, ठीक है ना, उस पर अपलोड कर देना, ठीक है। जी सर बिल्कुल ठीक। हाँ देखो तुमसे जो भी हम असाइनमेंट बनवाएंगे या तुमको जो भी न्यूमेरिकल देंगे वो तुमको आगे तुम्हारे भविष्य में काम आएगा, तुम्हारे एग्जाम का प्रिपेयर करवा देगा। तुम भले तुम ये एग्जाम निकालो AQ का, इसके बाद जो तुम्हारा जो मेन एग्जाम होता है, जो बड़ा एग्जाम होता है जिसको कहते हैं IAS का एग्जाम कहते हैं, गेट का एग्जाम कहते हैं, उसमें तुमको ये दोबारा ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस टॉपिक को तुम्हारा टाइम उतना नहीं बर्बाद होगा, ठीक है। तो अभी से प्रिपेयर करते हुए चलो आगे। अभी सेकेंड ईयर में हो, गेट को टारगेट लेके चलो कि हमको अभी से पढ़ना है, गेट के लिए हिसाब से लेके पढ़ना, क्योंकि वहां फिर उस समय तुमको उतना समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो बहुत चीज उस समय लगेगा कि हाँ ये तो मेरा किया, उसको हम 1 घंटे में कर लेंगे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल देंगे उसको अपलोड कर देना। तो तुम्हारा दोस्त बताया था कि कितना तरह का स्ट्रक्चर होता है, कितने तरह का सपोर्ट कंडीशन होता है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस सर लिंक भेज दीजिएगा सर। हाँ सर, हाँ भेज देंगे। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर एनालिसिस क्यों परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म इसलिए करते हैं कि उसका रिस्पांस पता करना होता है हम लोग का स्ट्रक्चर का। हम लोग का स्ट्रक्चर का रिस्पांस क्यों पता करना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे कोई भी बाहर से जो लोड लगता है, अगर तुम एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसपे बाहर से जो लोड लगता है, जैसे कि अर्थक्वेक का लोड आया, विंड का लोड आया, स्नो का लोड आया, तो उस लोड को पता करने के लिए, उस लोड के चलते मेरा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या स्लोप बन रहा है, उसको पता करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट क्या होता है, तुम्हारा दोस्त ही को बताया था कि इनडिटर्मिनेट पढ़े हुए, हम लोग डिटर्मिनेट भी पढ़े हुए हैं। तो तुम्हारे रिवीजन के लिए बता देते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम लोग एक्स्ट्रा मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। वैसा मेंबर होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जिसमें कि हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं, हमको एडिशनल इक्वेशन चाहिए निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, उसके अंदर का इंटरनल फोर्सेस निकालने के लिए, ठीक है। इनडिटर्मिनेसी क्यों होता है, इनडिटर्मिनेसी 2 कारण से होता है। एक किस कारण से, कि अगर तुम एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा देते हो मेंबर में, तब अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट आ गया उसकी वजह से, या एक्स्ट्रा मेंबर आ गया उसकी वजह से। कभी कभी जो जनरल फॉर्म होता है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया उसके कारण से भी आता है इनडिटर्मिनेसी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या चीज है, RCC का बिल्डिंग, जो भी तुम्हारे अगल बगल में घर बना हुआ है जो कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, वो इसका एक एग्जांपल है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फायदेमंद क्यों होता है और नुकसानमंद क्या है, उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब आता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में क्या डिफरेंस होता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है अगर तुम्हारे थ्योरेटिकल पेपर में कभी कभी, तो ये लिख लेना इसको कॉपी में, ठीक है, नोट्स बना लेना इसको। यहां तक कुछ दिक्कत हमसे पूछ लो। PDF इसका सेंड कर दीजिएगा ग्रुप सर, PDF भेज दीजिए सर। एक बात बताओ, हम PDF तुमको भेजने को भेज देंगे, अभी तुमको नोट्स बना के रखना चाहिए या PDF बना के रखना चाहिए? नोट्स बना लेंगे सर। ये लोग माइक्रोनिक फिर सर उसका
क्या सर आनंद माइक्रो निकलवाएगा। चुप रहो, क्या ज्यादा बोलता है। माइक्रो माइक्रो निकलवाएगा तो माइक्रो कोई काम थोड़ी है एग्जाम में। एग्जाम में तुम हाथ से नोट्स बनाओ, उसी का माइक्रो करवाओ, ज्यादा बढ़िया है ना। ये लोग पागल है, खाली चोरी करता है सर, पढ़ता नहीं है। ठीक है, जो भी करता है उसे मतलब नहीं है, उसको ये नुकसान तुम और बोल फायदा रहा उसी है को होगा। राकिब बोल रहा है सर, राकिब से पूछिए तो। ठीक है, तो एक काम करो, हम भेज देंगे, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं, हम भेज देंगे तुमको। सर एक और पॉइंट डाउट था सर। हाँ पूछो। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सर एक बार बता दीजिएगा। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है, जैसे कि समझो कि मान लो कि तुम किसी स्ट्रक्चर को तुम एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना, इसको यस सर। ठीक है, इसको समझाने के लिए व्यक्ति हम करते हैं। सर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है कि फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? क्रिकेट खेलते हो कोई? हाँ सर। तो उसमें कभी कभी हम लोग हाथ को फ्लेक्स करने के लिए कहता है हाथ फ्लेक्स करो। हाथ फ्लेक्स मतलब क्या होता है? होता है ना हाथ का फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कितने आसानी से तुम हाथ को घुमा पा रहे हो, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर शॉट सर। हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर शॉट जो मारता है उसके लिए, तो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तुम्हारा हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर तुम्हारा सर बॉलिंग में कटर जो फेंकते हैं, क्या चीज? बॉलिंग में भी तो सर कटर फेंकते हैं। तो जो भी पूछ क्या रहे हैं? अरे भाई समझाने दो ना सर को। हम समझा तुमको, पहले वो समझ लो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कितने आसानी से तुम किसी चीज को मूव कर सकते हो, ठीक है ना, उसका मूवमेंट कितनी बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है समझाने के लिए तुमको हम, चलो अपना आधार कार्ड लेते हैं। ये आधार कार्ड है मेरा, ठीक है ना, इसको हम एक बार हम मान लेते हैं कि ये मेरा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो पा रहा है, दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर, दिख नहीं रहा है सर। ये दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। ये फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है? ठीक है, ये मुड़ रहा है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब ये पेन है मेरा, ठीक है, यस। ये पेन नहीं मुड़ रहा है। क्यों नहीं मुड़ रहा है? क्योंकि ये जो जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल इसको मूवमेंट करने नहीं दे पा रहा है, ये इसको रिजिड बना रहा है, ठीक है ना। अब इस रिजिडिटी का कारण क्या है, ठीक है ना। पहला है नहीं कि है सर। हाँ दिख रहा है? यस सर। तो ये पेन तुम्हारा फ्लेक्स नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसका 2 कारण है। पहला है इस पेन का जो मटेरियल है, उस मटेरियल का इलास्टिसिटी, ठीक है ना, यानी इसका ई इलास्टिसिटी बहुत 0 है सर। जो भी हो इसका इलास्टिसिटी, ठीक है ना, एक तो ये है। दूसरा क्या है इसका आई क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस सर। तो ये जो ई और आई है, ये मिलके इसको क्या बना दिया? इसको रिजिड बना दिया, ठीक है। इसको इसमें एक तरह का रिजिडिटी ला दिया ना जी। अगर इसमें से हम इसका ई निकाल दें, इसमें से इसका आई निकाल दे, तो क्या होगा? ये फ्लेक्सिबल मेंबर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? यही समझ पा रहे हैं सर, कैसे निकाल सर बनेगा सर, बनेगा सर। पदार्थ रहेगा नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, समझा रहे हैं। मान लो कि ई हो गया तुम्हारा, क्या दिखाता है? किसी मटेरियल का तुम्हारा क्या दिखाता है? ई दिखाता है कि उस मटेरियल का इलास्टिसिटी किस तरह का है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है कि तुम्हारा मटेरियल का, देखो 5 मिनट बचा हुआ, कितना मिनट बचा हुआ जी? 2 मिनट बचा हुआ। हाँ तो 2 मिनट बचा, सुनो। इलास्टिसिटी होता है किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, किस चीज के लिए होता है? कि कोई अगर एक्सटर्नल लोड आ रहा है, एक्सटर्नल लोड जब हम हटा लेंगे तो वो मटेरियल अपने शेप में वापस कैसे आ जाएगा, उस चीज को पता करने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई क्या हो गया? आई हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिखाता है? कि उस पर्टिकुलर बॉडी में उसका किस तरह का उसका इनर्शिया है, यानी कि वो क्या है। इनर्शिया क्या होता है? उसको कहते हैं जड़त्व, ठीक है ना। हिंदी में इनर्शिया कहते हैं जड़त्व, कि कितना वो जड़ है, यानी कि अपनी जगह पे स्थिर है, वो मूव नहीं करना चाहता। और अगर दूसरे अगर सबसे अगर ठेठ भाषा में कहेंगे तो कितना कोढ़िया है, वो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, सबसे ठेठ भाषा में, ठीक है। तो अब ई आई क्या दिखाता है? ई आई दिखाता है उस मटेरियल का कोढ़ियापन, ठीक है ना। जितना ज्यादा ई आई होगा, यानी मटेरियल उतना ही ज्यादा, हाँ उतना ज्यादा वो काम नहीं करना चाहेगा, उतना ज्यादा मूव नहीं करना चाहेगा। जितना कम ई आई होगा मटेरियल, उतना ज्यादा तुमको मूव कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर ज्यादा मूव करे खराब है, स्ट्रक्चर जितना कोढ़िया रहे उतना बढ़िया है, ठीक है। उल्टा सर।
क्या उल्टा हाँ हो गया सर समझ गए। स्ट्रक्चर का EI ज्यादा रहेगा तो बढ़िया है या खराब है? अच्छा रहेगा सर ना। खराब है, खराब है। बढ़िया है सर। अच्छा है सर। EI ज्यादा रहेगा तो बढ़िया है। अरे स्ट्रक्चर मूव करेगा तो गिर जाएगा। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रक्चर सर। मूव नहीं होना खराब चाहिए। ना रहेगा जी। सर स्ट्रक्चर मूव करेगा तो वही फिर अर्थक्वेक आ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर मूव नहीं होना चाहिए जितना सर। डिजिटी रहेगा उतना क्या पता नहीं पता सर। करके जितना चलो एक काम और करो, एक काम करना जाके सर्च करके आना कि EI ज्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 चीज आप जितना बता स्थिर दो। रहेगा उतना पता नहीं सर। EI ठीक है, ज्यादा आज होना का चाहिए लेक्चर यहीं सर। पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बाय सर। ठीक है कुछ सर। और डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू ठीक है, सर। अनिकेत अनिकेत जी। यस। राधे राधे सर। वाई सर। ठीक है। हम लोग कराने दीजिए। ठीक है सर। अब क्या क्लास होगा?